Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in August 2024 UGC NET exam. So let's start. So in this video we are going to discuss another 10 questions from August 2024 UGC NET exam. और यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक के क्वेश्चन नंबर 150 तक के 10 क्वेश्चंस लिए हैं और इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इस पेपर के मींस जो सारे एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए हैं। ये लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं अगस्त 2024 एग्जाम के। सो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है वो तो मतलब ये जो 10 क्वेश्चंस आप डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, मींस कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो है एक पैसेज दिया होगा जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू common chimpanzees. Bonobo live in a more restricted geographic range and are less divided than chimpanzees, who are divided into at least 3 well-recognized subspecies. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉमन चिंपैंजी जिनको हम पैंट्रोग्लोडाइट्स के नाम से जानते हैं, वो उनसे अगर रिलेटिव देखा जाए तो जो बोनोबोज हैं दे लिव इन मोर रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिक रेंज, मीन्स उनका ज्योग्राफिक रेंज जो है बहुत स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में वो रहते हैं, जिनका रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज है। एंड दे आर लेस डिवाइडेड देन चिंपैंजीज, मीन्स जो कॉमन चिंपैंजी है उससे वो लेस डिवाइडेड है, उनकी जो है सब स्पीशीज कम है, जबकि जो कॉमन चिंपैंजी है उसकी 3 वेल रिकॉग्नाइज सब स्पीशीज हैं। आप और भी जगह देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 स्पीशीज हैं, पांचवे का प्रपोज किया जा रहा है, पांचवी स्पीशीज। ठीक है, तो मीन्स कंपेयर टू कॉमन चिंपैंजी जो बोनोबोज हैं वो एक रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट में रहते हैं, उनका जो हैबिटेट है जहाँ वो लिविंग है एनवायरनमेंट है वो बहुत ही स्मॉल है, रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल रेंज है, उनका हैबिटेट बहुत छोटा है। ठीक है, और उनकी जो सब स्पीशीज है वो भी एज कंपेयर टू कॉमन चिंपैंजी कम है। ठीक, द एरिया ऑफ सुटेबल हैबिटेट अवेलेबल टू bonobos may always have been smaller than that of congeners to the north, especially during the periodic contractions of the tropical forest of equatorial Africa. ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल अफ्रीका में ये रहते हैं और उसकी जो कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर के साउथ में बोनोबोज रहते हैं, नॉर्थ में कॉमन चिंपैंजीज रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कोजिनस टू द नॉर्थ। ठीक, तो ये स्मॉलर है इनका हैबिटेट, और जो जो चिंपैंजीज है कॉमन चिंपैंजीज उसका लार्ज जो है ज्योग्राफिकल रेंज है। ठीक है, और जो नॉर्थ में रहते हैं जबकि बोनोबो साउथ में रहते हैं। तो जो मतलब जो कॉन्गो रिवर है उसके साउथ में रहते हैं। ठीक है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ सुटेबल हैबिटेट अवेलेबल टू बोनोबोस में ऑलवेज हैव बीन स्मॉलर देन दैट ऑफ देयर कोजीनर्स टू द नॉर्थ, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, जिसकी वजह से जो है उनका जो है स्मॉलर एरिया होता है। And when much of the forest cover south of Congo River was substantially reduced, तो फॉरेस्ट जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है साउथ ऑफ कॉन्गो रिवर में, इसीलिए उनका जो हैबिटेट है, जो ज्योग्राफिकल रेंज है वो भी रिड्यूस हो जाती है, स्मॉलर उनका जो है लिविंग एरिया हो जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर उनका स्मॉल हो जाता है ड्यू टू पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑन साउथ जो है कॉन्गो रिवर के, वहां पर ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन नॉर्थ में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। तो ये मतलब साउथ ऑफ कॉन्गो रिवर में रहते हैं बोनोबोस। ठीक है, एंड नॉर्थ में कौन रहता है? कोजीनस टू द नॉर्थ, मीन्स जो कॉमन चिंपैंजीज है वो कहाँ रहते हैं? नॉर्थ में रहते हैं। ठीक, perhaps during these times the bonobos population passed through bottlenecks resulting in the smaller effective population size एनी। ठीक है, अब क्या होता है कि इन्हीं समय जब वो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो इन्हीं की वजह से बॉटलनेक से पास होते हैं, मीन्स उनकी जो साइज है पॉपुलेशन की वो कम हो जाती है, मीन्स तमाम डिजास्टर्स
या कुछ और भी आपदाएं आती है जिनकी वजह से वो जो उनकी पॉपुलेशन साइज घट जाती है। एंड देयर कुड बी लिटिल इफ एनी सोशल और रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स दैट कुड गिव चिंपैंजीज अ लार्जर एनी देन bonobos। ठीक है। bonobos there could be a little means little factors हो सकते हैं if any social or reproductive factors जिससे कि चिंपैंजीज को लार्ज एनी मिलता है देन बोनबोस। उनका जो पॉपुलेशन साइज लार्ज होता है बोनबोस से वो बहुत कम ऐसे फैक्टर्स हैं। बोनबोस हैव अ मोर इक्वल एडल्ट सेक्स रेशियो। ठीक है। मोर इक्वल एडल्ट सेक्स रेशियो, उनमें इक्वल एडल्ट सेक्स रेशियो होता है। And chimpanzees females are not more promiscuous than bonobo females। और बोनबो फीमेल से चिंपैंजी की जो फीमेल्स है वो ज़्यादा प्रोमिस्क्यूअस नहीं होती। प्रोमिस्क्यूअस मीन्स यहाँ पर यह है कि वो विद इन द ग्रुप जो है ब्रीडिंग करते हैं, इंटर जिसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। इन ब्रीडिंग इंसेस्ट जो आपने पढ़ा था वैसा कुछ बोनबोज में ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू चिंपैंजीज। ठीक है। चिंपैंजीज फीमेल्स आर नॉट मोर प्रोमिस्क्यूअस देन द बोनबो females। In contrast, there are many social and ecological differences between चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। अब गोरिल्ला और चिंपैंजी के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस है एज कम्पेयर टू चिंपैंजी एंड बोनोबो। ठीक, क्योंकि चिंपैंजी और बोनोबो दोनों एक ही मतलब उसकी उनके इंसेस्टर्स जो हैं सेम है। चिंपैंजी जो कॉमन चिंपैंजी उन्हीं से बोनोबो अलग हुए थे। ठीक है, अराउंड 2 मिलियन ईयर से वो। तो और गोरिल्ला जो है या दूसरे जो एप्स हैं उनसे वो अराउंड 8 मिलियन ईयर से वो चिंपैंजी अलग हुए थे। लेकिन चिंपैंजी से बोनोबो अराउंड 2 मिलियन ईयर से वो सेपरेट ब्रांच हुई थी। ठीक है। तो इन कंट्रास्ट जो तो ज्यादा इकोलॉजिकल डिफरेंस किसमें पाए थे, चिंपैंजी गोरिल्ला में एज कम्पेयर टू चिंपैंजी एंड बोनोबो में। ठीक, दैट में रिजल्ट इन लोअर एनी ऑफ गोरिल्लास। और गोरिल्ला के जो पॉपुलेशन है वो और भी नीचे होती, मीन्स और भी छोटी साइज होती है। गोरिल्लाज लिव इन स्मॉलर सोशल ग्रुप्स। बहुत कम उनके जो मेंबर्स होते हैं छोटे ग्रुप में रहा करते हैं। जबकि बोनोबो एंड चिंपैंजी जो है 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा के ग्रुप में रहा करते हैं। तो विच कंटेन 1 or 2 एडल्ट मेल्स विद विच हु मोनोपोलाइज एसेस टू सेवरल फीमेल्स इन द ग्रुप। अब सेवरल फीमेल्स कहने का मतलब है कि एक या दो एडल्ट मेल्स होते हैं जिनके साथ बहुत सारी फीमेल्स होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर पॉलीगाइनी होता है। पॉलीगाइनी होता है वेयर वन मेल मैरिज टू सेवरल फीमेल्स, जो कि आप लोगों ने मैरिज में पढ़ा है। ठीक है। तो चिंपैंजी एंड बोनोबो के केस में प्रोमिस्क्यूटी पाई जा रही है और ये विद इन द ग्रुप करते हैं, जिसमें कि बोनोबो में ज्यादा प्रोमिस्क्यूटी होती है फीमेल्स में, जबकि चिंपैंजीज में कम होती है। लेकिन गोरिल्लास के केस में पॉलीगाइनी पाई जा रही है। पॉलीगानी पाई जा रही है जिसमें कि मेल्स एक या दो रहते हैं लेकिन सेवरल फीमेल्स होती है ग्रुप में। एंड वेयर इज द चिंपैंजी फीमेल्स मेट प्रोमिस्क्यूअली विद इन द सोशल ग्रुप। और जैसा कि हमने बताया कि चिंपैंजी एंड बोनबो जो फीमेल्स होती हैं वो सोशल ग्रुप के ही अंदर मीट करते हैं। ठीक है। स्पीशीज विद स्ट्रॉन्ग पॉलीगानी विल हैव रिड्यूस्ड मेल एंड ई। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉलीगानी होगा, जैसा कि आपने गोरिल्ला के केस में देखा कि स्ट्रॉन्ग पॉलीगानी है तो इसका मतलब वहाँ मेल जो पॉपुलेशन साइज है वो कम होगी। और मेल पॉपुलेशन साइज कम है तो देयर पर लोअर ओवरऑल एनी, मींस ओवरऑल जो उनकी पॉपुलेशन है वो लो करेगी। ठीक है, लोअर होगी। इन एडिशन कंपेयर टू चिंपैंजीज गोरिल्लाज लिव इन मोर रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट। और इनका जो हैबिटेट है वो भी चिंपैंजी के कंपैरिजन में छोटा है, रेस्ट्रिक्टेड है। दस गोरिल्लाज हैव अ मोर लिमिटेड इकोलॉजिकल टॉलरेंस। तो इनकी इकोलॉजिकल टॉलरेंस कम है क्योंकि वो एक छोटे से भूभाग में रहते हैं than chimpanzees, and vast environmental changes have sent them through several bottlenecks। ठीक है। तो जो पास्ट एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनको सेवरल बॉटलनेक्स के थ्रू वो गुजरते हैं, उनकी पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत कम होती जाती है। तो रिजल्टिंग इन लोअर एनी मींस पॉपुलेशन साइज कम हो जाती है। ठीक, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ के या इस पैसेज के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक, bottleneck effect reduces mate choices, bottleneck effect increases mate choices, bottleneck effect increases any means population size, and bottleneck effect increases variability of alleles। अब अभी हमने देखा जो बॉटल नेक इफेक्ट है,
ठीक है, उसमें क्या असर पड़ता है, मीन्स पॉपुलेशन साइज लेस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, मीन्स कोई ऐसी कैलेमिटी या डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो मेड चॉइसेस को ये क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, तो रिड्यूस होंगे मेड चॉइसेस, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह कैलेमिटी आती है तो उसका आपकी पॉपुलेशन पर असर पड़ता है, और उससे क्या होता है कि जो लिविंग पॉपुलेशन है उसमें रहने वाले जो मेंबर्स हैं उनमें उसका असर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेड चॉइस पे इफेक्ट कर रहा है, इट रिड्यूसेस द मेड चॉइसेस, क्योंकि पॉपुलेशन साइज घट रही है बॉटलनेक की वजह से, तो मेड चॉइसेस रिड्यूस होंगे। इंक्रीज तो नहीं होंगे, इंक्रीज पॉपुलेशन साइज भी नहीं है, इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ एलील्स भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इट रिड्यूसेस द मेड चॉइसेस, इट रिड्यूसेस द मेड चॉइसेस, ओके। जैसा कि आपने देखा है, perhaps during this time the bonobo population passed through bottlenecks resulting in the smaller effective population size, ठीक है, there could be little if any reproductive factors that keep chimpanzee larger than bonobos, more equal adult ratio and more, हाँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो bottlenecks होते हैं उनसे उनका जो मेड चॉइस है वो इफेक्ट होता है, और ये रिड्यूस करता है मेड चॉइसेस को, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर भी देखा था गोरिल्ला के केस में भी कि बॉटल नेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सेवरल बॉटल नेक्स से उनको गुजरना पड़ता है, तो जिससे कि क्योंकि एक या दो ही मेल होते हैं तो मेल की संख्या घट जाती है, और जब मेल की संख्या घट गई तो ओवरऑल अर्निंग जो उनका घट जाता है, ठीक है। तो मेड चॉइसेस यहाँ पर रिड्यूस हो रही हैं, तो बॉटल नेक फिर रिड्यूसेस द मेड चॉइसेस। देन 142 क्वेश्चन देख लेते हैं, bonobos pass through genetic drift because of periodic reduction in their habitat, they were more promiscuous, they have equal adult sex ratio, their overall any became reduced, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू वो, मीन्स जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, पॉपुलेशन में जो चेंज आता है, और फ्लो जो पॉपुलेशन फ्लो है, मीन्स जीन फ्लो, उसमें जो वेरिएबिलिटी मतलब एलील्स जो होती हैं उसमें भी लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है, मीन्स वेरिएबिलिटी ऑफ एलील्स जो है वो लेस हो जाती हैं। तो ये दो तरीके से होता है, एक बॉटलनेक इफेक्ट होता है, एक फाउंडर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि जो मेन पॉपुलेशन है उससे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वो अलग हो जाती है, और फिर एक नई स्पीशीज का जन्म होता है। और बॉटल इफेक्ट में क्या होता है कि कोई कैलेमिटी या डिजास्टर्स आ गए, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी, जैसे कि उनके एरियाज में घुसकर मतलब स्पीशीज पर वो हमला करते हैं, अटैक करते हैं, तो उससे भी जो है उनकी संख्या घट जाती है, पॉपुलेशन घट जाती है। तो वो कहीं न कहीं उनके हैबिटेट को प्रभावित करता है, ठीक है? जो लिविंग एनवायरनमेंट, जो हैबिटेट है, क्योंकि बॉटल इफेक्ट में कैलेमिटी या डिजास्टर्स आते हैं, या मैन मेड डिजास्टर कह सकते हैं, तो उनसे क्या होगा, हैबिटेट रिड्यूस होगा, और हैबिटेट रिड्यूस होगा तो उनकी साइज, जो पॉपुलेशन साइज है वो भी इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर जब ऑप्शंस देखते हैं तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, ऑफ द पीरियोडिक रिडक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, क्योंकि बोनबोज तो वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड हैबिटेट में रहते हैं, जो उनका लिविंग हैबिटेट है, जो एनवायरनमेंट है, जो ज्योग्राफिकल रेंज है जहाँ पर वो रहते हैं वो वैसे ही छोटा है। और जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, कोई कैलेमिटी या कोई आता है डिजास्टर, तो वो और भी उनके जो हैबिटेट है उसको असर करता है। जैसा कि आपने देखा कि पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वहाँ पर, तो उससे क्या होता है, जो उनका फॉरेस्ट कवर साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने की वजह से उनके पॉपुलेशन पर असर पड़ता है, मेड चॉइसेस पर असर पड़ता है, एंड फर्दर उनका रिडक्शन होता है उस पे क्या कहते हैं, साइज पर, पॉपुलेशन साइज पे। तो यहाँ पर भी आपने देखा था कि स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्योंकि बोनोबोज वैसे ही छोटे एरिया में रहते हैं, और पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से उनके जो हैबिटेट है वो साइज रिड्यूस हो जाती है। Perhaps during bonobos population pass through bottlenecks resulting in the smaller effective, तो इसी समय bottlenecks वो से वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो जब पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन फॉरेस्ट कवर का होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास थ्रू जेनेटिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक रिडक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। फिर तो ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट होगा, ठीक।
फिर यहाँ पर स्पीशीज विद स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी, जैसा कि गोरिल्ला के केस में देखा पॉलीगाइनी पाई जा रही है, जबकि बोनोबोज एंड चिंपैंजीज में प्रोमिस्क्यूटी है, इनब्रीडिंग है विद इन द ग्रुप, वो उनकी फीमेल्स मीटिंग करती। ठीक है, तो स्पीशीज विद स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी लाइकली टू हैव, अब गोरिल्ला के केस में क्या था, लोअर मेल एनी था और ओवरऑल एनी भी लो था। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं, हायर ओवरऑल एनी गलत है, लोअर फीमेल एनी ये भी गलत है, लोअर मेल एनी ये सही है, एंड हाई फर्टिलिटी ये भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लोअर मेल एनी शो कर रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमने थर्ड ऑप्शन क्लिक किया। ठीक, ठीक है, लोअर मेल एनी। यहाँ पर आपने देखा भी था कि जब यहाँ पर लिखा था कि गोरिल्लास लिव इन द स्मॉल शेल व्हिच कंटेन 1 और 2 एडल्ट मेल्स, और यहाँ पर पॉलीगाइनी हो रही है, वेयर एज चिंपैंजीज फीमेल मेट प्रोमिस्क्यूटी, स्पीशीज विद स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी। स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी कहाँ शो कर रहा है इसमें, गोरिल्लास में, विल हैव रिड्यूस्ड मेल एनी, रिड्यूस्ड मेल एनी। ठीक, तो लोअर मेल एनी हो गया, एंड देयर पर लोअर ओवरऑल एनी, लोअर ओवरऑल एनी मीन्स ओवरऑल एनी भी लो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें लोअर मेल एनी ऑप्शन सही होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑफ द पीरियोडिक रिडक्शन इन देयर हैबिटेट पढ़ा था, और यहाँ पर क्या है, रिड्यूसेस द मेट चॉइसेस। ठीक, तो bottleneck effect reduce the mate choices। यहाँ पर क्यों, क्योंकि मेल की साइज कम हो रही है, तो ओवरऑल जो उनका एनी है वो कम हो जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बॉटलनेक, बिकॉज ऑफ बॉटलनेक। यहाँ पर भी बॉटलनेक्स है, गोरिल्ला केस में भी, और बोनोबोस के केस में भी बॉटलनेक्स होता है जब पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका। ओके, तो यहाँ पर रिड्यूस मेड चॉइसेस हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वन क्वेश्चन नंबर 142 में फर्स्ट है, एंड क्वेश्चन नंबर 143 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग पॉलीगैनी लाइकली टू हैव लोअर मेल एनी एंड लोअर ओवरऑल एनी। ठीक है, मीन्स ओवरऑल पॉपुलेशन साइज ऑल्सो गेट लोअर। ठीक, अब यहाँ पर मीन्स आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें ध्यान से आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। The next two questions इसी पैसेज से है, which of the following statement is correct। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 144 देख लेते हैं। तो कॉमन चिंपैंजी वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, कॉमन चिंपैंजी। ठीक, और दूसरे हैं बोनोबोस, दूसरे कौन है, बोनोबोस है, रिलेटेड टू कॉमन बोनोबोस। तो दो यहाँ पर स्पीशीज की बात की गई, कॉमन चिंपैंजी एंड बोनोबोस की, और तीसरी स्पीशीज है गोरिल्ला की। ठीक है, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि तीन जो है स्पीशीज की बात की गई, तीनों एप्स हैं, और जिसमें कि ये जो है जो ये पेनिस्कस नाम है बोनोबोस का, और चिंपैंजी का नाम होता है पैन ट्रोग्लोडाइट्स, ट्रोग्लोडाइट्स, पैन ट्रोग्लोडाइट्स। कॉमन चिंपैंजी कहते हैं इसको, रोबस्ट चिंपैंजी भी कहते हैं। टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द बोनोबोस, बोनोबोस से इसको अलग करने के लिए इसके फीचर्स इसको बताते हैं कि ये रोबस्ट होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा लार्जर होता है साइज में एज कम्पेयर टू बोनोबोस। बोनोबोस थोड़ा से इनसे ग्रेसाइल फॉर्म होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और इनको पिग्मी चिंपैंजी भी कहते हैं, पिग्मी चिंपैंजी। ठीक है, पिग्मी चिंपैंजी कहा जाता है बोनोबोस को, बोनोबोस को पिग्मी चिंपैंजी कहा जाता है, जबकि कॉमन चिंपैंजी जो होते हैं वो रोबस्ट चिंपैंजी कहते हैं इनको, रोबस्ट, रोबस्ट चिंपैंजी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर लार्जर देन साइज, larger in size than bonobos, and they are called as pygmy because they are smaller in size than common chimpanzee। ड्वार्फ चिंपैंजी भी कहते हैं इनको, बोनोबोस को पिग्मी चिंपैंजी कहते हैं, ग्रेसाइल चिंपैंजी कहते हैं, जबकि जो पैन ट्रोग्लोडाइट्स है उसको कॉमन चिंपैंजी एंड रोबस्ट चिंपैंजी कहते हैं। ओके, तो ये आपने देखा कि नॉर्थ साइज ऑफ कॉन्गो रिवर में रहते हैं जो कॉमन चिंपैंजी हैं,
जबकि कॉन्गो रिवर के साउथ में कौन रहता है? बोनोबोज रहते हैं, जिनको हम पिग्मी चिंपैंजी कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पैन ट्रोग्लोडाइट्स लिव इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ कॉन्गो रिवर, सही है, जो कि हम लोगों ने देखा अभी नॉर्थ साइड में रहते हैं, ठीक है, कोजिनस टू द नॉर्थ। Then pan troglodytes are lesser in body size than Pantheriscus, ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वो साइज में बड़े होते हैं, रॉबस्ट होते हैं, दे आर नॉट लेसर साइज, ठीक, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। पैन ट्रोग्लोडाइट्स हैव एन इक्वल एडल्ट सेक्स रेशियो, नहीं, बोनोबोस में मोर एड इक्वल एडल्ट सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, बोनोबोस यहाँ पर लिखा है, बोनोबोस हैव अ मोर इक्वल एडल्ट सेक्स रेशियो, ओके, और चिंपैंजीज फीमेल्स आर नॉट मोर प्रोमिस्कुअस, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल एडल्ट सेक्स रेशियो होता है, ये गलत होगा। और पैन पेनिस्कस आर मोर सब डिवाइडेड देन पैन ट्रोग्लोडाइट्स, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पैन पेनिस्कस में जो सब स्पीशीज हैं वो लेस हैं एज कम्पेयर टू पैन ट्रोग्लोडाइट्स, जिसमें 3 से 4 सब स्पीशीज, यहाँ पर 3 लिखी है, 3 वेल रिकॉग्नाइज सब स्पीशीज लिखी है, जबकि कहीं कहीं आपको 4 या उससे भी ज़्यादा मीन्स 5वीं भी प्रपोज की गई है, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो दे आर लेस डिवाइडेड, मीन्स जो पैन पेनिस्कस हैं दे आर लेस डिवाइडेड दैन चिंपैंजीज पैन ट्रोग्लोडाइट्स, ठीक, तो यहाँ पर मोर सब डिवाइडेड लिखा है, यहाँ पर लेस होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, दैट इज दे लिव इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द कॉन्गो रिवर, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which of the following may not be a reason for lower NE among gorillas than chimpanzees? तो चिंपैंजी के कंपैरिजन में जो गोरिल्ला की पॉपुलेशन साइज कम है, वो इसमें से कौन सा रीजन नहीं होगा? तो रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट, लोअर मेल एनी, प्रैक्टिस ऑफ प्रोमिस्क्यूटी एंड वाइडर रेंज ऑफ मोबिलिटी। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्रोमिस्क्यूटी प्रैक्टिस करते ही नहीं है, ये तो पॉलीगाइनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी एक रीजन बताया गया था, स्पीशीज विद स्ट्रॉन्ग पॉलीगाइनी विल हैव रिड्यूस मेल एनी एंड देयरफॉर अ लोअर ओवरऑल एनी। ये गोरिल्ला में क्या था? पॉलीगाइनी पाई जा रही थी, नॉट प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी इज फाउंड अमंग द चिंपैंजीज एंड बोनोबोस, तो थर्ड वन इज रॉन्ग, ठीक है, तो इट्स नॉट फाउंड, मे नॉट बी अ रीजन फॉर लोअर एनी अमंग द गोरिल्लास, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है पैराग्राफ, एक दूसरा पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 147 से लेके 50 तक के लिए, इसको पढ़ लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। गिट्स, क्लिफर्ड गिट्स, जैसा कि आप जानते हैं इंटरप्रेटेटिव एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने दिया था, ठीक है, इंटरप्रेटेटिव एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में भी इनका कुछ योगदान था। तो Gitt's explanations are usually disguised in interpretative euphemisms, but they are there nonetheless. He is the most prolific euphemizer, circumventing the standard English word explain with such terms as render accessible, dissolve the capacity of, grasp, clarify, reduce the puzzlement of, render intelligible, interpret and of course thickly describe, ठीक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि गिट्स जो है यूफेमाइजर थे। यूफेमाइजर कहने का मतलब ये है कि वो मीन्स जो डायरेक्ट शब्दों में किसी चीज को कह दिया जाए, कम शब्दों में उसको वो मतलब मोर एंड मोर वर्ड्स यूज किया जा करते थे और इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देते थे। मीन्स किसी भी चीज को डायरेक्ट कह सकते हैं, उसको इनडायरेक्ट उसका एक्सप्रेशन देते थे, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देते थे। किसी भी शब्द के लिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते थे उसको समझाने के लिए, तो यहाँ पर प्रोलिफिक यूफेमाइजर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इंटरप्रिटेटिव यूफेमिज्म उनके जो एक्सप्लेनेशन थे दे आर यूजली डिस्गाइज्ड इन इंटरप्रिटेटिव यूफेमिज्म, ठीक, बट दे आर नॉनदलेस ही इज मोस्ट प्रोलिफिक यूफेमाइजर,
सर्कमवेंटिंग द स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड। अब एक्सप्लेन वर्ड के लिए, सिर्फ एक वर्ड एक्सप्लेन के लिए उन्होंने बहुत सारे टर्म्स वो यूज करते थे, जैसे रेंडर एसेसिबल, डिसॉल्व द कैपेसिटी ऑफ, ग्रास्प, क्लैरिफाई, रिड्यूस द पजलमेंट ऑफ, रेंडर इंटेलिजिबल, इंटरप्रेट एंड थिकली डिस्क्राइब। दीज आर द वर्ड्स यूज्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेन। ठीक, तो वर्ड एक्सप्लेन की जगह इनडायरेक्ट ये वर्ड यूज करते थे। यूफेमाइज इसीलिए कहा जा रहा है कि यूफेमाइजर थे, बिकॉज वो डायरेक्ट किसी वर्ड को ना कहने के बजाय उसकी बजाय तमाम मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स उनके ज़्यादा हो जाते थे। जैसे एक वर्ड एक्सप्लेन है या सिंगल वर्ड एक्सप्लेन है, अब यहाँ पर उन्होंने रिड्यूस द पजलमेंट ऑफ यूज किया है, रेंडर इंटेलिजिबल यूज किया है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, इसी को सरकम लोक्यूशंस भी कहते हैं। सरकम वेंटिंग तो हो गया कि अवॉइड, ठीक है, तो किसी एक वर्ड को कहने के बजाय उसमें तमाम दूसरे वर्ड्स का यूज करते थे उसकी मीनिंग बताने के लिए। ठीक, तो इसको शॉर्ट ऑफ क्या है, इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा उसकी व्याख्या करते हैं। तो एक होता है संक्षिप्त व्याख्या और एक होता है मोर नंबर ऑफ वर्ड्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं, तो वही इंटरप्रिटेशन वर्ड उनको यूज करते हैं। मीन्स एक्सप्लेनेशन का सही सही वहाँ उनका कहना था इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो इंटरप्रिटेटिव यूफेमिज्म उनका जो है उनके एक्सप्लेनेशंस दे आर यूजली डिस्गाइज्ड इन, मीन्स इसमें छुपते थे इंटरप्रिटेटिव यूफेमिज्म में। ओके, तो जो उसका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका था वो मीन्स ज़्यादा विस्तारपूर्ण था, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के साथ वो करते थे और डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन था। ओके, in spite of these circumlocutions and his programmatic statements, to the contrary, however, Gates give believable explanations of much Balinese public behavior as culture. ठीक है, तो उन्होंने पब्लिक जो बैलिनीज कल्चर है उसको पब्लिक बिहेवियर के रूप में उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट फ्यू पेजेस ऑफ द डीप प्ले नोट्स ऑन बैलिनीज कॉक फाइट, इन्होंने लिखा था इस पे डीप प्ले। ठीक है, ये इनका आर्टिकल था डीप प्ले नोट्स ऑन बैलिनीज कॉक फाइट, जिसपे इन्होंने बुक भी लिखी थी। गिट्स एक्सप्लेन्स व्हाई द इंडोनेशियन गवर्नमेंट ट्राइज टू stop cockfighting, opium smoking, begging, and uncovering of breasts. It sees them as primitive, backward, unprogressive, and generally unbecoming an ambitious nation. ठीक, तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है वो कॉक फाइटिंग को रोकना चाहती है, ओपियम स्मोकिंग को रोकना चाहती है, बेगिंग और अनकवरिंग ऑफ ब्रेस्ट को रोकना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें नेशन को मीन्स पीछे की तरफ ढकेल रही हैं, मीन्स एक प्रिमिटिव या बैकवर्ड नेशन के रूप में होगा एंड नॉट बिकमिंग एन एम्बिशियस नेशन। ठीक है, एंड वाई इलीगल कॉक फाइट्स कैन बी हेल्ड इन द विलेज, इसका रीजन उन्होंने बताया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ऑफिशियल्स आर ब्राइब, जनरली वो पैसे लेकर वो होने देते थे। एंड वाई ही एंड हिज वाइफ वर एक्सेप्टेड बाय द विलेजर्स, दे शोड देयर सॉलिडारिटी बाय फ्लीइंग विद द विलेजेस फ्रॉम पुलिस रेड। तो वो एक बार वो विलेजर्स के साथ भागे थे पुलिस की रेड से बचने के लिए। एंड वाई द बैलिनीज मेन आर ऑब्सेस्ड विद देयर फाइटिंग कॉक्स, क्यों वो चाहते हैं, उनके प्रति उनकी आसक्ता है कि वो कॉक फाइट देखना चाहते हैं, बिकॉज कॉक फाइटिंग कॉक्स आर मैस्कुलाइन सिंबल्स पार एक्सेलेंस, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड व्हाई बेबीज आर नॉट अलाउड टू क्रॉल एंड चिल्ड्रंस टीथ आर पाइल्ड टू डिस्टिंग्विश देम beasts which are abhorred and so on। ठीक, तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस डीप प्ले नोट्स ऑन बैलिनीज कॉक फाइट में इन्होंने दिया है। he was the founder of interpretative anthropology, Clifford Geertz। तो अब देख लेते हैं इन इस पैरा के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द फ्रेज थिकली डिस्क्राइब यूज्ड इन पैराग्राफ रिफर्स टू, तो थिकली डिस्क्राइब, थिक डिस्क्रिप्शन, जैसा कि आप देखे ही हैं कि थिकली डिस्क्राइब या इंटरप्रेट वर्ड क्यों यूज किया गया है, एक्सप्लेन वर्ड के लिए यूज किया गया है। एक्सप्लेन
मीन्स इंटरप्रिटेशन, अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ओके, तो जो उनकी एक्टिविटीज थी, जो पब्लिक इवेंट्स थे, जो भी उनके बिहेवियर था, उसको इंटरप्रेट करना अपने शब्दों में, यही क्लिफर्ड गेट्स का मतलब सोचना था इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। उन्होंने माना था कि इंटरप्रिटेशंस जो होते हैं वो जो नेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू, मतलब किसी भी कम्युनिटी में आप स्टडी करने जाते हैं तो उनका जो खुद का नेटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है, उनका खुद का जो इंटरप्रिटेशंस होता है किसी भी कम्युनिटी के लोकल पीपल का, उसका फर्दर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। मींस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशंस, ये उनका मानना था। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर और एन इवेंट, emic prescriptive interpretation of the interpretations of the people and holistic explanation। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीपल, क्योंकि थिक डिस्क्रिप्शन, थिक डिस्क्रिप्शन का मतलब ही है कि जो ऑलरेडी इंटरप्रेटेड बाय द पीपल है, इस जो लोग वहाँ के नेटिव्स क्या बताते हैं, उसको फर्दर इंटरप्रिटेशन करना एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब ड्यूटी होता है अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गेट्स। ओके, तो the phrase thickly described used in paragraph refers to interpretations of the interpretation of the people। उन्होंने बताया था अपने इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी में कि कल्चर डजंट एग्जिस्ट बियॉन्ड द इंडिविजुअल, rather it lies in the interpretation of the events around that specific individual। okay, then question number 146 देख लेते हैं। the obsession of Balinese men for cockfight reflects, ठीक है। तो ऑब्सेशन, यहाँ पर ये आप वर्ड देखे होंगे, वाई Balinese men are obsessed with their fighting cocks। क्यों वो इसके प्रति उनका इतना धुन सवार रहता है, वो देखना चाहते हैं कॉक फाइटिंग, हाँ, क्यों उससे उनका जुड़ाव है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि फाइटिंग कॉक्स आर मैस्कुलाइन सिंबल्स पार एक्सीलेंस। अब इन द वर्ड्स ऑफ ये गिट्स, फाइटिंग कॉक्स आर मैस्कुलाइन सिंबल्स पार एक्सीलेंस, ठीक है। क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के, उनके लिए क्या है, ये मैस्कुलाइन सिंबल है फाइटिंग कॉक्स, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो है उनके लिए फाइटिंग कॉक मैस्कुलाइन सिंबल है। मीन्स जो उनका मेल आइडेंटिटी है, मेल एंड फीमेल, तो मैस्कुलाइन एंड ये फीमेल के लिए अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैस्कुलाइन सिंबल से पार एक्सीलेंस, इसीलिए जेंडर आइडेंटिटी हो गया है। तो एजर्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, इट इज एजर्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। ओके, तो ऑब्सेशन क्यों है, क्योंकि ये एजर्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है बेलनीज पीपल के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। कल्चर अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गेट्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन, ठीक। अब कल्चर अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गेट्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि गेट्स, यहाँ पर इस पैरा में देखिए, यहाँ पर गेट्स gives believable explanations of much Balinese public behavior as culture। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पब्लिक बिहेवियर को ही कल्चर मानते हैं वो, पब्लिक इवेंट्स, पब्लिक बिहेवियर, उसी को वो कल्चर समझते हैं, ठीक है। दे गिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज इवेंट्स एज ए कल्चर, ठीक। तो जैसा कि कॉक फाइट का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक डिस्क्रिप्शन दिया है बैलनीज कॉक फाइट का, और यही उनका कल्चर है बैलनीज पीपल का, ऐसा उनका मानना था कि जो उनके पब्लिक बिहेवियर है, उनका इवेंट्स है, उनकी एक्टिविटीज है, वही उनके कल्चर को शो करते हैं, और उन्हीं का इंटरप्रिटेशन जो है उनके कल्चर को मतलब एक्सप्लेन कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो कल्चर अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड गेट्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड इन Balinese पब्लिक इवेंट्स होगा, Balinese पब्लिक इवेंट्स, बिकॉज यहाँ पर लिखा भी है पब्लिक बिहेवियर, ओके, बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर एज ए कल्चर, एज ए कल्चर। Gates gives believable explanations of much public Balinese public behavior as culture। तो Balinese पब्लिक इवेंट्स होगा, क्योंकि उन्होंने बताया था कि कल्चर डजंट एग्जिस्ट बियॉन्ड इंडिविजुअल, it lies in the interpretation of events around those individual, around that specific individual। okay,
तो बेलनीज पब्लिक इवेंट्स होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म यूफेमिज्म इन द पैराग्राफ रिफर्स टू। अब यूफेमिज्म क्या है? इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पर लिखा भी है, रेंडर इंटेलिजिबल मीन्स इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, थिकली डिस्क्राइब, ग्रास्प, क्लैरिफाई, ये सारे वर्ड यूज किए गए हैं रेंडर एक्सेसिबल। ठीक है, तो he is a most prolific euphemizer and circumventing the standard English word with these words। ठीक, तो इसकी वजह एक्सप्लेन वर्ड यूज करने के बजाय वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बुक में, तो इसीलिए उनको यूफेमाइजर कहा जा रहा है। मीन्स डायरेक्ट एक्सप्लेन वर्ड ना यूज करके इन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं और मोर एंड मोर वर्ड्स में वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन नहीं है, लैक ऑफ इंटरप्रिटेशन भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटेड एज इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस रिप्रेजेंटेड एज इंटरप्रिटेशंस, बिकॉज यहाँ वर्ड एक्सप्लेन कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इंटरप्रेट करने के लिए, एज इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशंस रिप्रेजेंटेड एज इंटरप्रिटेशंस, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ना करके वो इंटरप्रिटेशंस उसकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड यहाँ पर इंटरप्रिटेशन एज कॉजेशंस ये भी नहीं होगा, तो एक्सप्लेनेशन रिप्रेजेंटेड एज इंटरप्रिटेशंस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलीगल कॉकफाइट इन विलेज इंडिकेट्स दैट people are against the state, people don't want to change their behavior, illegal fights are opportunities for betting, there are multiple values and meanings in a culture। ठीक है, तो इलीगल कॉक फाइट होने का जो वजह थी, मीन्स वो क्या इंडिकेट करती है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडिकेट करता है, तो इट इंडिकेट्स दैट देयर आर मल्टीपल वैल्यूज एंड मीनिंग्स इन ए कल्चर, देयर आर मल्टीपल वैल्यूज एंड मीनिंग्स इन ए कल्चर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इसी के साथ अगस्त 2024 का जो पेपर है वो ख़त्म होता है। उसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं हरदिंदा सीरीज़ के डिफरेंट लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट जो है हरदिंदा सीरीज़ में जो है हम दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।